अपने हाथ में एक बड़ा जबरदस्त ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, जनता सरकार मोर्चा के साथियों के हाथ में। पूरा गांव, मैं आपको यहां आज प्रॉमिस कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर पूरा गांव मिलकर आता है और इकट्ठा होता है, पूरे गांव में जिसका जितना भी कर्जा है हम जीरो कर देंगे, जितना भी है। मान लो पूरे गांव का कर्जा जीरो हो जाए, फिर तो काम व्यवस्था चालू कर लोगे नहीं भाई। सारी लड़ाई किस चीज की है? पैसे की और कर्जे की है कि नहीं? देखो हम क्या करते हैं, अगर किसी का कर्जा है 2 लाख 5 लाख 50 लाख ऐसे करके, तो हम उससे ये कहते हैं भाई हमको सहयोग राशि हमारे सारे खर्चों के लिए, हमको भी पूरी टीम को चाहिए ना, पूरे इंडिया में जो टीम काम कर रही है, तो उनके लिए आप अपना एक प्रतिशत रख लो, एक हिस्सा रख लो कि सहयोग राशि इतनी रख लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर वो आता है, तब अगर आप लोग तैयार होते हो और पूरे गांव के लिए आते हो, तो मैं अपनी टीम को भेजूंगा अपने खर्चे पर। आप लोग देंगे, आपका बड़प्पन है, आप कह दोगे नहीं आपने प्रॉमिस किया था, तो मैं अपने खर्चे पर अपनी टीम को भेजूंगा, पूरे गांव के एक एक व्यक्ति का कागज मैं तैयार कराऊंगा और आपके एक एक व्यक्ति का कर्जा हम उतारेंगे। पे करेंगे, पे माफ नहीं कराएंगे, पे करेंगे। लेकिन व्यवस्था, अपनी व्यवस्था की लड़ाई लड़नी पड़ेगी फिर आपको, अपनी व्यवस्था की। मुझे सरकार नहीं बनानी, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं करना, हमको इस व्यवस्था से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने बच्चों को नरक की तरफ धकेल रहे हैं। ये अंग्रेज जो हैं दोबारा भारत में आ चुके हैं, आ चुके हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। आज किसान को उन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बहुत सारा लोन दे रखा है। किसी की जमीन की कीमत अगर 5 लाख है तो उसको 50,000 या 60,000 का लोन दे रखा है, और उसके जमीन के कागज बैंक में गिरवी पड़े हैं। और 90 से ज्यादा, मतलब हिमाचल की अलग कहानी हो सकती है, मेरे हरियाणा में 1000 में से 999, मतलब 99.9% लोगों के कागज जमीन के बैंकों में पड़े हैं। 100% में इसलिए नहीं कह रहा, कोई एक इक्का दुक्का बचा होगा, तो सबके कागज बैंक में पड़े हैं। अब मैं आपको एक खेल समझाता हूं, इस खेल को समझना जरा। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूं और मैंने 100 करोड़ रुपए छाप लिए। मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि आपने एक बात सुनी हो पुराने वक्त में कि बैंक जितने भी पैसे छापता है उसके बराबर में उतना ही सोना वो अपने पास रिजर्व रखता है? सुनी है किसी ने? कितने लोगों ने सुनी है? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने सुनी है। अब मुझे ये बताओ कितना सोना रखता है, ये भी सुनी है? सरकार की बताई हुई, मेरी बताई हुई किसी ने सुनी होगी वीडियो में, वो नहीं। सरकार ने आपको कभी बताया कि आपके जितने नोट छापे हैं हमने कितना सोना रखा हुआ है वहां पर? कभी नहीं बताया। हमारे दादा को नहीं पता, हमारे पापा को नहीं पता, ताऊ को, चाचा, किसी को भी नहीं पता। इतनी गुप्त बात कैसे रखी गई है बात, जबकि पैसा तो हमारा है। हमारा पैसा का मतलब क्या है? देखो, यह पैसा हमको कब मिलता है इसको समझिएगा, और पैसा सरकार कब छाप सकती है और कब छापती है। जब कोई उत्पादन होता है, उत्पादन कब होगा? उत्पादन होगा हमेशा जमीन से। जैसे किसान एक दाना डालेगा, उसके 25 दाने निकलेंगे, उसका पौधा निकलेगा, उसमें से 20 25 100 जितना भी, जैसे धान का है तो अलग, टमाटर का है तो अलग, मटर का है तो अलग, गेहूं का है तो अलग, ऐसे करके वो एक दाने का बहुत सारे दाने निकले, तो वो दाने बेचने जाएगा। वो उसमें क्या करेगा? उसने अपनी ऊर्जा दी, मेहनत दी, पानी दिया, और उसको इकट्ठा करके फिर किसान जाएगा अपनी उस मेहनत को देने के लिए। तो जितनी वो उत्पादन करेगा सरकार उतना ही पैसा छापेगी, और जितना पैसा छापेगी उसके बराबर का सोना अपने पास रिजर्व रख लेगी। उतने नोट छापेगी, पैसा नहीं छापेगी, नोट छापेगी, और जितने रुपए के नोट छापेगी उतना रुपया रख लेगी अपने पास। रुपया मतलब रिजर्व। रुपया तो मानक होता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या है वो भी बताऊंगा। तो एक तो जो खेत में किसान काम करता है, दूसरा जब कोई माइनिंग होती है, जैसे ये भी पत्थर निकले जमीन में से, तो ये बन के इसका इन्होंने रगड़ा लगाया, मेहनत मजदूरी लगाई, और उस मशीनों से बिजली से लगा के उसका सीमेंट बना दिया और पैक करके वो उसके उत्पादन हो गया। वो मतलब वो जमीन से निकली ना,
फिर कोयला, लोहा, तांबा, जो भी जमीन से निकलेगा वो उत्पादन है। फैक्ट्री में अगर कोई चीज लोहा है जैसे पहले से है और लोहे के साइकिल बना दिया, वो उत्पादन नहीं है, वो एक रूप से दूसरे रूप में ढाला है सिर्फ उन्होंने। उत्पादन केवल माइनिंग में होगा। तीसरा, मैं घर से निकला, मैंने जो सूरज से ऊर्जा ली थी, मतलब जो खाना खाया वो तो सूरज से मिला ना, उसको खाने को, पौधे को, मैंने जो ऊर्जा ली थी वो उस ऊर्जा को मैंने आपके लिए पूरा दिन इस्तेमाल किया, अपनी शारीरिक ऊर्जा को, मतलब मजदूरी करी कहने का मतलब। तो फिर उसके बदले में आप मुझे एक नोट दोगे, वो भी रुपया है, मेरी दिहाड़ी मतलब। यानी कि सर्विस और प्रोडक्शन, सिर्फ ये इसके बराबर का पैसा छापती है सरकार, और जितना धन वो छापती है उतने के नोट वो आपको पकड़ा देती है। इस नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं, और नीचे सिग्नेचर किसके होते हैं? गवर्नर के। अब मान लो मैंने कहा मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। गवर्नर ने हमको बोल रखा है कि जब मर्जी ये नोट हमारे पास जमा करा देना और हमसे अपना पैसा ले लेना। तो हमने आरटीआई डालकर सरकार से पूछ लिया। ये वाली बात को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, मैं पहले उस वाली बात पे आता हूं जो मैं आपको पैसे छापने वाली बात पर बता रहा था। देखिए, मैं आरबीआई हूं, मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया। छापने के बाद मैंने वो आप सबको बांट दिया। ये मार्केट, मैं इसको मार्केट बोल रहा हूं, मार्केट में बांट दिया, ठीक है। तो अब मैंने अपने रजिस्टर में कितना रुपया लिख लिया? 100 करोड़। मार्केट में कितना है? 100 करोड़। जो ब्याज होता है, मतलब मैंने जितना भी ब्याज लगाया, जो भी रेट लगाया, मान लो मैंने 10% का ब्याज लगाया, 10% के हिसाब से जितना मेरा एक महीने का ब्याज हुआ, आप मुझे अगले महीने उसकी किस्त जमा कराओगे सारे के सारे। वो सारी किस्त जमा होके मेरे पास आ जाएगी। वो जितना पैसा मेरे पास आएगा मैं क्या करूंगा फिर उसको फिर से बांट दूंगा दूसरे किसी गांव वाले को, किसी और को। पैसा तो वही है ना, जो आपको दिया था आपने उसी में से कमा के हमको दिया, उसी में से कुछ हिस्सा दिया और हमने वो किसी और को दे दिया। अब वो पैसा वहां चला गया, उसको भी फिर मैं ब्याज ले रहा हूं। यानी वो ब्याज का पैसा था और मैं उस पर फिर से ब्याज लेना शुरू कर दिया। फिर वो भी अब आप और वो सारे मिलकर के जमा कराएंगे अगले महीने की किस्त। फिर जितनी वो किस्त आएगी मैं उसको फिर से ब्याज पर चढ़ा दूंगा किसी और को। समझ रहे हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है कि मुझे वो पैसा 10% के रेट पे मिला है, लेकिन मैं उस 10% को हर महीने फिर से ब्याज पर चढ़ा रहा हूं। ब्याज को ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं केवल 10% का ही हिसाब लगाता हूं। अगर एक साल के बाद आपने मुझे 10% के हिसाब से 100 करोड़ का 110 करोड़ वापस करना हो तो मार्केट में कितना रुपया है और मैंने लेना कितना है? तो 110 करोड़ मुझे वापस दे दोगे क्या? कितना आएगा? कितना बचेगा? वो 10 करोड़ जिसका भी होगा, मान लो इनके पास थे नहीं देने को, इन्होंने भाई से ले लिए उधारे, लेके मेरे चुकता कर दिए, इन्होंने भी लेके चुकता कर दिए। एक बंदा तो आखिर में ऐसा आएगा ना जिसके पास, क्योंकि है ही नहीं ना उतना, तो मैंने लेना 110 करोड़ है और मार्केट में 100 करोड़ ही है बस। तो वो 10 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का मालिक क्या कहेगा? मेरा तो धंधा चौपट हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो दे ही नहीं पा रहा हूं। जब दे ही नहीं पा रहा हूं तो फिर दो तरीके हैं, या तो मैं वो पैसा मार के बैठ जाऊं, भाग जाऊं छोड़ करके सब कुछ, या फिर बैंक उसकी उस प्रॉपर्टी को जब्त। वो 10 करोड़ था नहीं कहीं भी, हवा में बना हुआ है। ब्याज का रुपया हवा का रुपया है, असली रुपया नहीं है। उत्पादन नहीं है उसमें, मेहनत नहीं है कोई बैंक की, कुछ नहीं है उसके अंदर। क्यों जी? वो हवा का पैसा है, हवा के बदले में हमारी प्रॉपर्टी ले गया वो, क्या नहीं? हमने बैंक के इस, अगर आपने कभी कोई गाड़ी किस्तों पे ली हो, कोई बाइक किस्तों पे ली हो, तो कभी बैठकर हिसाब लगाना, आज जाकर लगाना कि जैसे आपने गाड़ी की, बाइक के ले लेते हैं, 50,000 का लोन कराया, जो पहले महीने में इंटरेस्ट आपने दे दिया, उसको किस्त दे दी, जो बाकी बचा उसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर जो बाकी बचा उसके ऊपर, जो दे चुके उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा लगभग 48% का ब्याज कमाता है ब्याज बैंक। 48% का मतलब है अगर मैंने 100 करोड़ रुपया पहले साल में छापा था तो एक साल के बाद मैं 150 करोड़ रुपए का मालिक हो जाऊंगा।
लेकिन मार्केट में कितना पैसा है? 100 करोड़, यानी कि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का मैं मालिक हो गया हवा हवा में। अगले साल ये जो 150 करोड़ रुपया मेरे पास पहले साल में आया, 150 करोड़ का मैं मालिक बन गया, तो साइड वाला बटन दब के हो जाएगा। मान लो 100 करोड़ का मैंने 150 करोड़ बना लिया, अगले साल इस 150 करोड़ को दूंगा मैं, तो 75 करोड़ फिर ऐड हो गया इसमें, 225 करोड़ का मालिक 2 साल बाद बन जाऊंगा। लेकिन मार्केट में कितना है? 100 ही करोड़ है। ऐसा कर करके मैं मालिक बनता जाऊंगा आपकी प्रॉपर्टीज का। पैसा कहीं नहीं है वो, क्योंकि आपके पास बैंक में जाओगे, बोलो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मैं गारंटी से कहता हूं बैंक मैनेजर आपको ये नहीं कहेगा कि ये पकड़ो, आप चेक दोगे, मैनेजर कहेगा इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, आप कल आ जाना, आप शाम को आ जाना। हुआ किसी के साथ ऐसा? पैसा नहीं देता है बैंक, है ही नहीं है बैंक के पास पैसा भाई, वो वेट करेगा कोई जमा कराने आ जाए तो आपको दे, ऊपर से नहीं मिल रहा है उसको। आज मार्केट के अंदर बैंकों के पास पैसा है नहीं, उन्होंने हवा में छाप छाप के आपके मोबाइल में डिजिट बढ़ा दी। तो आपको लोन चाहिए, ए ले ट्रांसफर, पैसा थोड़ी दिया उन्होंने आपको, आपके खाते में डिजिट ट्रांसफर कर दी, वो जो हवा की बनी हुई डिजिट है हवा में भर दी, और आपके छोटे बच्चे वो मोबाइल लगा के लो यूपीआई का वो दिखाओ, लो कर दे, वो सोचते हैं पैसा दे दिया। डिजिट दिया, डिजिट के बदले डिजिट दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो। पैसा पॉकेट में होता है अपने पास, वो नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, बैंक के पास भी नहीं है, क्योंकि बैंकों ने इतना पैसा नहीं छापा है जितना आपको दे रखा है। तो हमने सरकार से आरटीआई डालकर पूछा है कि असली रुपया कितना है बाजार में और हवा का रुपया कितना है, तो सरकार ने बताया है 100 में से 10 रुपए असली हैं और 90 हवा के हैं, ब्याज के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरे गांव ने अगर ब्याज पे कुछ गाड़ी लोन पे, घर, गाड़ी, ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, जमीन का लोन या कोई और लोन ले रखा है, तो 90% नहीं चुका पाएंगे मेरे दोस्त, है ही नहीं है मार्केट के अंदर, सरकार का ऑफिशियल डाटा है हमारे पास। यानी आपका, और इसीलिए अभी कोरोना के अंदर जैसे ही डाउन गया, आप में से 90% ट्रक वाले अपना पेमेंट नहीं दे पा रहे होंगे, 90% गारंटी है मेरी, 10 में से 9 नहीं दे पा रहे हैं। वो एक कौन दे पा रहा है? जिसके पास पुराना कमाया हुआ धन पड़ा हुआ है बेशुमार, सिर्फ वो दे पा रहा है, वो भी लूट रहा है, वो भी लूटा हुआ है, वो भी आप लोगों का इकट्ठा करके लूटा हुआ था उसने, इसलिए वो दे पा रहा है। बड़ी कंपनी दे पा रही है, आम जो आदमी है वो नहीं दे पा रहा है, ना ही किसान दे पा रहा है, ना ट्रक वाला दे पा रहा है, ना टैक्सी वाला। टैक्सी वालों की कितनी टैक्सियां बिक रही है, मैं देख रहा हूं, शिमला के अंदर में गया था, आपके हिमाचल में जो टूरिज्म है वो कितना बिक रहा है। मैं JNK में गया, 1200 वो थी पानी के अंदर, वो उनके शिकारे थे, 1200, 600 भी नहीं बचे हैं अभी, सब बेच रहे हैं, जो बाकी बचे हैं सारे बेच रहे हैं। होटल्स के मालिक आप जाकर के देखो, सब बेच रहे हैं। स्कूलों के मालिक जिन्होंने स्कूल खोले हुए हैं, आप आसपास अगर कोई प्राइवेट स्कूल खुला हो पिछले 8-10 साल पुराना, सब बिक रहे हैं, स्कूल बिक रहे हैं, टूरिज्म बिक रहा है, होटल्स बिक रहे हैं, टैक्सी बिक रही है, ट्रक बिक रहा है, जमीनें बिक रही हैं। कमाई कौन कर रहा है भाई? 90% बिकना है, तय है, क्योंकि वो हवा में है, असली नहीं है। हम उस 90% की जगह 100% को बचा सकते हैं, लेकिन वो तब बचा सकते हैं अगर आप इकट्ठे होगे तो। अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहोगे भैया, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको आपका नेता नहीं बनना है। हम लोग आपको केवल ये विचार देने के लिए आए थे कि आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, बर्बाद होने की दिशा में है, आपकी कट चुकी है। आपके बच्चों के लिए आपने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, ना आपने उसको स्कूल दे पाए, ना उसको समाज दे पाए, ना आज पुलिस वाले से आप सुरक्षित हैं, ना आपके किसी कागज से आप सुरक्षित नहीं है। स्कूल में आपकी मर्जी के बिना आपके बच्चों को वो लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। मतलब हम डर रहे हैं, आशा वर्कर हमारे को कह रही है कि हमारे बच्चों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, हम लगाना नहीं चाहते हैं। हमारे पास लोगों के फोन आते हैं, ये आशा वर्कर कह रही है नहीं तो तुम्हारे को बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अरे कागज के टुकड़े के लिए अपने बच्चे की जान को जोखिम में डालोगे क्या तुम? लेकिन हमारे साथ लगने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सब अपने कर्जे में इतने डूबे हुए हैं कि सब अपने अपनी इंस्टॉलमेंट को पूरा करने के चक्कर में उलझे पड़े हैं। अब मैं वापस वही आता हूं कि आपके 1 रुपए में कितना सोना वो लोग रखते हैं।
हमने आरटीआईज के जवाब मांगे, सरकार से पूछा ये जो तुमने कहा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो 100 रुपए क्या है? ये तो कागज का टुकड़ा है। जो मुझे दे रखा है, जो मुझे ये दे रखा है, इसको जिसको मैं 100 रुपए बोल रहा हूं, है ना, इसको मैं 100 रुपए बोल रहा हूं, ये 100 रुपए नहीं है भाई, ये 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए की पर्ची है। ये पर्ची जिसके पास होगी गवर्नर उसी को 100 रुपए देगा। और गवर्नर ने लिखा हुआ है मैं धारक को, धारक मतलब जो भी बियरर है इसका, मैं बियरर को 100 रुपए देने का वचन दे रहा हूं। तो बियरर जब जाएगा तो वो उसको 100 रुपए देगा। हमने जब कागजात निकलवाए उनके, तो उन कागजातों से निकल करके आया कि हमको ये बताओ ये 100 रुपए क्या है? तो स्टैंडर्ड होता है 100 रुपए। तो हमने फिर वो कागज निकलवाए जितने कागज पड़े थे, सरकार की सर्टिफाइड कॉपी पड़ी हुई है। 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना, पौना ग्राम सोना। यानी जो ये टुकड़े हैं कागज के, ये 4800 मिला के हमारे 1 रुपए के बराबर बनते हैं, 4800 के कागज। और इसका प्रैक्टिकल हमने फिर करने की कोशिश करी। ये सुनील मेरे साथ बैठा हुआ है। सुनील ने हमने बहुत से साथियों ने हमने प्रैक्टिकल करके देखा। मध्य प्रदेश में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, तेलंगाना में अलग, और हिमाचल में मैं आज आया ही हूँ आपके बीच में। हमारी शुरुआत ही है हिमाचल में, इस मुद्दे पर आज हमारी शुरुआत है। बाकी उस पूरे के पूरे षड्यंत्र पे तो हम लोग बोलते ही रहे लगातार। अब आप एक बात सोचो, पहली बात तो ये मैंने आपको बता दिया कि सबकी ज़मीनें जाने वाली हैं, और ये यहाँ की नहीं जाने वाली हैं, हरियाणा की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, सबकी जाने वाली हैं, तय है ये। आपकी रजिस्टरों पे रोक लग जाएगी, हाईवेज बनेंगे तो उधर रोक लग जाएगी। आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि आप कितने सारे लोग हो। डीसी अकेला होता है, उसके पास पुलिस वालों की, पूरे जिले में जितनी पुलिस वालों की संख्या है उससे ज्यादा तो हमारे 20 गाँव में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और हमारे पास तो हजारों गाँव है जिले में, है ना। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, ये तो थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं खाली। तो हमने जब इन सारे मुद्दों के ऊपर जब मतलब बातें करी, तो देखा कि पूरे देश की जमीनें बिकने वाली हैं। इन्होंने, आप देखो, जितने भी धार्मिक स्थल थे सबको टूरिज्म प्लेस बनाने का बना लिया है। टूरिज्म प्लेस के नाम पर वहां दारू भी चलेगी, कल को मीट भी चलेगा, वहां गंगा जी में क्रूज चलेगा तो वहां नंगी लड़कियां नाच भी करेंगी, वहां तो दारू भी चलेगी, क्योंकि वो तो विदेशी लोग आएंगे, उनको आप कैसे रोकोगे। सारे मंदिरों को इन्होंने टूरिज्म प्लेस बनाने का प्लान कर लिया, सारी नदियों को टूरिज्म, सारे झीलों को, सारे तालाबों को, सारे पहाड़ों को, सबके ऊपर ये कब्जा करने बैठे हैं। अब सोचो आप, लोन के नाम पर जमीन किसके पास गिरवी पड़ी है? बैंक के पास। बैंक अगर प्राइवेटाइज हो जाए, बैंक अडानी का हो जाए मान लो, तो जमीनें किसकी हो गई? और अडानी कहां से चलता है? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट कहां चलती है? लंदन वॉल स्ट्रीट से। इसका मतलब है कि लंदन वालों के हाथ में अडानी की कमान है, तो अडानी की जमीन और प्रॉपर्टी पे भी किसकी कमान है? लंदन वालों की। यानी अंग्रेजों को अब यहां आकर के आने की जरूरत नहीं है ना, आप ही के बीच के लोगों को गुलाम बनाना है। आपका प्रधानमंत्री, आपका मुख्यमंत्री, आपका डीसी, इनको बड़ी बड़ी सुविधाएं, इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दो, इनको मौज करा दो। ये गुलामी करने के लिए, उस मौज के लिए आपका किसी भी हालत में आपका शोषण करेंगे, आपको लड़वाएंगे, आपको कटवाएंगे, आपको मरवाएंगे, आपको कुछ भी करेंगे, लेकिन इनको अपनी सत्ता बरकरार रखनी है, आपको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल। क्योंकि वो जमीनें तो चाहिए इनको किसी भी हाल में, भाई साहब, किसी भी हाल में चाहिए इनको जमीनें, हैं। अभी J&K में लिथियम यूरेनियम मिला, लिथियम भी मिला, यूरेनियम भी मिला। उसको हथियाने के लिए, उसको अडानी को उसकी कमान देने के लिए भाई साहब इन लोगों ने धारा 370 हटाई। अभी चाइना के ऊपर अमेरिका अटैक करना चाहता है, चाइना के ऊपर अटैक करना चाहता है। उसको बेस कहां चाहिए? इंडिया में। इंडिया में कहां चाहिए? J&K में। तो J&K को यहां का आदमी बनाना पड़ेगा। नाटो की आर्मी इंडिया के अंदर लाने की प्लानिंग चल रही है। नाटो की आर्मी का साथ युद्ध अभ्यास आएगा आने वाले वक्त में, मैं अभी से बता रहा हूं पहले से। नाटो आएगा, उसमें कहेंगे पूरी दुनिया की एक सरकार बन रही है, उसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं।
तो आपको लगेगा अरे हमारा देश विश्वगुरु बन गया, पूरे देश को लीड कर रहा है। लेकिन असलियत में वो यहाँ नाटो की आर्मी ला करके चाइना पे अटैक करके दोनों देशों के लोगों को मरवाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा लड़ने वाले यहीं के लोग हैं। बाकी जगह तो थोड़े थोड़े लोग बचे हैं, सब ने चिप लगवा रखी है या फिर आधार कार्ड और या सोशल सिक्योरिटी नंबर दे रखा है। कहीं पर भी भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी जमीन का मालिकाना हक नहीं है किसी के पास। समझ गए आप बात? सिर्फ हमारे पास है मालिकाना हक वाला खेल, और अभी ये उसको छीन रहे हैं किसी भी हाल में, क्योंकि ये आपको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसकी वकालत ये राहुल गांधी करता है कि हर आदमी के खाते में 70,000 रुपए डालेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो वो 70,000 रुपए पूरी दुनिया में डालेंगे। इस खेल को समझिए। 2025 में जो बीमारी लाने वाले हैं उसमें ये हर आदमी के खाते में 70,000 रुपए डालकर आपको घरों में कैद करना चाहते हैं। आपके घर में 4 लोग हैं तो 2,80,000 रुपए डल जाएगा। आपको बोलेंगे आपको जो सामान चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर करो, ड्रोन से आपके घर पे पहुंच जाएगा। आदमी को बाहर नहीं निकलने दें, क्योंकि आदमी बाहर निकल गया तो फिर से ऐसे ही बैठ के चर्चा करने लग जाएगा, इनकी सत्ता उखाड़ने की बातें करने लग जाएगा। समझ गए ना बात? आगे आ जाओ, खाली पड़ा है। समझे भाई जी? तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया केजरीवाल भी दे रहा है ना, ममता बनर्जी भी दे रही है, राहुल भी दे रहा है, और मोदी तो किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए डालने का ड्रामा कर ही रहा है। साल के 6,500 रुपये महीना की भीख। मतलब इस, और बेरोजगारों के लिए भत्ता चाहिए, महिलाओं के लिए अलग भत्ता चाहिए, विकलांगों के लिए अलग भत्ता चाहिए, वृद्धजनों के लिए अलग भत्ता चाहिए। ये भत्ते का खेल। हमारे समाज को भत्ता नहीं चाहिए भाई, हमारे समाज को मेहनत की हमको काम का चाहिए, काम, हमको रोजगार चाहिए। हमारे गरीब से गरीब आदमी से भी पूछोगे कि तुमको भीख वाला पैसा चाहिए, फ्री का, या काम चाहिए, तो बोलेगा मुझे काम चाहिए। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, बीमारी आई हुई है, आपस में फैल जाएगी, तुम घर में रहो, काम मत मांगो, पैसा तुमको देंगे ना। और पैसा मतलब हवा। अभी थोड़े दिनों में हवा दे रहे हैं, फिर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर अकाउंट में सारे के सारे। अभी आप देखोगे, आप आधार कार्ड दो, 10,000 का लोन, 20,000 का लोन कभी ले लो, आ रहे हैं ना फोन आपको। सबको क्रेडिट में डालने के लिए चल रहे हैं, सबको। घर पे ले लो, डंगर पे ले लो, खेत पे ले लो, ट्रैक्टर पे ले लो, ट्रॉली खराब खड़ी है उस पे ले लो, जिस पे मर्जी ले लो, लोन ले लो आप। फिर आपकी कमाई नहीं होने देंगे हम। मतलब इस गेम को समझना इतना आसान नहीं है, और एक दिन में तो समझना बिल्कुल आसान नहीं है। जिसने खुद रिसर्च नहीं करी उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ये अपने भाई हैं, ये अनिल औरी जो जाके आए थे करनाल में, 3 दिन बैठ के चर्चा करी इसके ऊपर। 3 दिन में भी थोड़े पड़ते हैं, फिर भी आधी बातें समझ में आती हैं। सोचो 2 घंटे में, 3 घंटे में कैसे समझ आएगा, है कि नहीं? 200-300 साल से चला हुआ खेल। हाँ, 200-300 साल तो नहीं, हजारों साल से। 1392 का पेपल बुल है, आखिरी पेपल बुल 1392 से डिक्लेयर कर रखा उन्होंने कि इस दुनिया की सारी आत्माएं हमारी गुलाम है और इनको हमारी गुलामी करनी चाहिए। और ये गुलामी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके अंदर शरीर में केमिकल डालो ताकि ये सोच ना पाएं, ताकि ये जीवन भर बीमार रहें, ताकि इनकी जमीनें छीन लो, इनकी रोटी के लिए। अब रोटी नहीं होगी तो आपको काबू किया जा सकता है ना। मदारी बंदर को पहले भूखा रखता है, तब वो उसके हिसाब से चलता है। तो आपको अगर आपका जमीर मार दिया जाए, आपकी सोच मार दी जाए, आपके पास साधन ना हो, आपका परिवार टूटा पड़ा हो, आप एक दूसरे से टूटे हुए हो, आप अकेला फील करते हो, तो आप लड़ ही नहीं पाओगे ना किसी से। अगर आपको यह फीलिंग हो कि मैंने अगर डीसी को थप्पड़ मार दिया तो मेरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, डीसी उनका गुलाम है, एसपी उनका गुलाम है, जितने पुलिस वाले हैं, जितने फौज वाले हैं, जितने सारे नौकर, ये उनके गुलाम है, व्यवस्था के गुलाम है। आपका आशा वर्कर को अगर आप सही गलत समझाओगे तो आशा वर्कर आपकी बात नहीं मानेगी, वो कहेगी मुझे तो नौकरी करनी है। पुलिस वाले को सही गलत समझाओगे तो वो कहेगा मुझे नौकरी करनी है। डॉक्टर को सही गलत समझाओगे, मास्टर जी को गलत सही समझाओगे, उसको बोलोगे मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा है इसकी वजह से, तो मास्टर जी बोलेंगे मुझे तो नौकरी करनी है। वो ये नहीं कह रहा है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो कह रहा है भाई ठीक है लेकिन मुझे तो नौकरी करनी है। नौकरी किसकी करनी है? तनख्वाह मेरे पैसे से ले रहा है। वो जो नेता बना है उसको वोट मैंने देके बनाया है। गाड़ी जो चल रही है वो मेरे पैसे से चल रही है, नौकर मेरे पैसे से मिल रहे हैं, मेरे टैक्स के पैसे से, सबके टैक्स के पैसे से सब कुछ खा रहे हैं, और मुझे ही कह रहे हैं नौकरी करनी। नौकरी किसी और की करनी है, बताओ, कमाल है। मालिक मैं हूं उसका, मालिक जनता है, और वो नौकरी किसी और की कर रहा है। ये खेल
कैसे समझ आएगा लोगों को जो बेचारे रोजी रोटी में उलझे पड़े हैं। इसीलिए ये हमारे हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया। कुदरत ने, परमात्मा ने ऐसा किया कि हमारे हाथ में कुछ ऐसे साथी लगे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी हुई थी। हमने इसके लिए पूरे मुल्क में ऐसे एक एक एग्जाम्पल करके देखे। हरियाणा में हमने सबसे पहला एग्जाम्पल करके देखा, सुनील हमारे साथ बैठा हुआ है। सुनील का 27 लाख का लोन था। हमने 27 लाख का लोन था, ये किस्तें भरते भरते कई साल से किस्तें भर रहा था। बीच में समाज के लिए दौड़ने लगा। जब ये बीमारी वाला चला, लॉकडाउन वाला, तो ये भी निकला हमारे साथ में ही। अब चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो भाई फिर मान लो किस्तें देने में थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट हो जाएगा तो बैंक वालों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। एक दिन किस्त लेट हो जाए तो फोन पे जीना मुश्किल कर देते हैं, उनको घर ही पहुंच जाते हैं। अब जब देखा कि यार ये ज़्यादा हो रहा है और हमें तो काम करना ही है और हमको एग्जाम्पल भी बनाना है, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी, एक आरटीआई डाल दी, एक चिट्ठी लिख दी। हमने उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा कि भाई हमको पता लगा है कि तुमने जो हमको पैसा दिया था, पहली बात तो तुमने हमको पैसा दिया ही नहीं, तुमने हमारे खाते में डिजिट ट्रांसफर करी थी। पैसा तो कुछ और होता है, पैसा तो हमने पूछा है, वहां तो इतने ग्राम सोना बनता है वो तो, लेकिन तुमने जो हमको दिया था उसमें तो जितना सोना आता है उतना तो हमारे मतलब लगभग 550-600 कितना बना था, 700 रुपए बने थे कि तुम्हारे रुपए में जितना सोना आता है उतना हमारे 750 रुपए में आता है। जो भारत का असली रुपया है 750 रुपए में, 725 रुपए में उतना ही सोना आता है। तो मेरे को तो असलियत में तुमको 725 रुपया देना था, तो तुमने तो हमारे साथ फ्रॉड किया है। अगर मैं तुमको पूरा पैसा देना चाहता हूं, तुम भाई जी सिर्फ लिखकर हमको भेज दो कि तुमने हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया और मेरा इतना पैसा बनता है, जो तुम कहोगे हम देने को तैयार हैं। उस बात को आज 6 महीने होने को हैं, 5 महीने हो चुके हैं, आज तक बैंक वालों का जवाब ही नहीं आया, ना कभी फोन आया, ना कोई आदमी आया। अब हम कोर्ट में बैंक के खिलाफ एफआईआर किया हमने इसका प्रैक्टिकल 160 करोड़ रुपए के लोन पे भी किया। वो उसकी जमीन की कुड़की करने वाले थे, उसकी पूरी फैक्ट्री को बेचने वाले थे। हमने वो चिट्ठी भेजी और बैंक वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब ना वो जमीन बिकी है, ना वो कुड़की हुई है, अब मालिक अपना मौज में है। हमने इसका 50 करोड़ के लोन पे भी टेस्टिंग कर लिया, 30 करोड़ पे भी कर लिया, 20,000 पे भी करके देख लिया, सब पे करके देख लिया। हम बैंक को जो चिट्ठी लिखते हैं, बैंक आज तक हमको जवाब नहीं दे पाया। और अब तो गांव वाला मंडी, और परसों की कहानी सुन लीजिए। एक बंदे का मांडी गांव है पानीपत में, इसराना के पास। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप सबको भेजना, जितने लोग हैं आप सब अपना नंबर भी देना, मैं आपको भी भेजूंगा, एक ग्रुप बनाएंगे हम। वहां पे बैंक वालों ने उसका घर सील कर दिया। खेल को समझिएगा, वो किस्तें नहीं दे पाया, उसका घर सील कर दिया है। हमारे लोग जनता सरकार मोर्चा के वहां गए हैं, पंचायत को सारी बात समझाई और बोला कि आज इसका हो रहा है, 90% का सील होने वाला है। समझ लो, तुम्हारे खेतों पर, तुम्हारे घरों पर ताले लगने वाले हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज रोक लोगे तो फायदे में रह जाओगे। गांव वाले तैयार हो गए, सभी ने मिलकर, अपने लोगों ने लीड किया, जनता सरकार मोर्चा के लोगों ने बैंक की 7 सील तोड़ दी। तोड़ करके घर में एंट्री, लोगों को वहाँ पे उनका सारा सामान पूरे गांव ने बिठाया कि तुम इस घर में रहोगे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी आएगा हम देखेंगे, एसएचओ गांव में घुसेगा तो हम देख लेंगे अपने आप, पूरा गांव देखेगा। अब किसी का घर नीलाम नहीं होने देंगे, किसी की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। इस फ्रॉड, जो बैंकों ने जो फ्रॉड किया है देश के साथ में, बैंक वालों ने उनके ऊपर एफआईआर कर दी है। अब आज मेरे ख्याल हम लोगों ने, आज हमारी चिट्ठी आ गई है, आज हम एफआईआर उनको पोस्ट कर देंगे, कल हमारी एफआईआर हो जाएगी। और अब हम यही चाहते हैं कि हमारा मुकदमा किसी तरह कोर्ट सुन ले, क्योंकि कोर्ट हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो जहां जहां कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट कहती है बाहर सुलझाओ अपना मसला, क्योंकि जब हमारी वाली चिट्ठी जाती है तो कोर्ट भी कहती है ये तो सारी पब्लिक जीतेगी, इससे तो बैंक तो हार जाएंगे। तो वहां फंसते हैं सारे बैंक, फंसते हैं सारे बैंक। तो इसलिए हमने क्या प्लान किया कि आप एक काम करिए, अगर आप अलग अलग गांव से हैं तो आप अपनी जानकारी में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी कुछ नहीं करना आपने, ऐसा बंदा ढूंढो जिसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। देखो अभी तो आपके लोन चल रहे हैं, ठीक ठाक लोन दे रहे हो, तो मैं कुछ नहीं करता। यहाँ पे है ऐसे केस है ना, कुछ नहीं कर भाई। देखो जिसके सारे रास्ते बंद, आप एक चीज देखो, उसको बैंक ने रियायत देना बंद कर दिया है, आगे किस्तें पे करने का उसका जुगाड़ नहीं है। किसी ने ट्रक ले रखा हो, गाड़ी कुछ भी ले रखा हो, बैंक आपकी गाड़ी नहीं उठा सकता, गारंटी हमारी, कोई कुछ नहीं उठा सकता। अब उससे पे नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं पे किया जा रहा,
और उधर से डीआरटी ने या किसी दूसरी कोर्ट ने भी उसको कह दिया कि तुझे पे करना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ऐसी पोजीशन पर अगर बंदा आ गया है, या चिट्ठी आ गई है कि अगले अगले महीने तुम्हारे घर की नीलामी है, वो केस हमको दो, नीलामी हो जाए तो फिट्टे मुंह। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर तो बाकी सब आजाद। लॉक लगा मकान में, ओके। एक बात यहाँ एक बार देखो, लोग अगर हमारे हरियाणा में लगा होता तो लोग भी तोड़ लेते। यहीं पे भी तोड़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे, यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ पहले अपने अंदर वो जज्बा देखो। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक मैं आपको बताऊं, जिस आदमी ने लोन नहीं ले रखा, सॉरी, जिस आदमी ने लोन ले रखा है और वो किस्तें नहीं चुका पा रहा, वो अभी अपने गिल्टी कॉन्शियस में है। वो सोच रहा है कि मैं निकम्मा हूं और मेरी समाज में बदनामी होएगी इस बात को लेकर। अभी भी हमारे यहां लोन को लेकर के यह बात है। अगर हमने अपने भाईचारे से पैसा लेकर नहीं दिया, मान लो मैंने विश्वास किया, मैंने भाई से पैसा लिया उधारा और मैंने इनको नहीं दिया, फिर तो शर्म की बात है। लेकिन अगर बैंक का नहीं दिया तो गर्व की बात होनी चाहिए। यह फीलिंग जब आप लोगों के अंदर आएगी तो हम तोड़वाएंगे साथ में चल के। मैं तोड़ूंगा अपने आप से, क्योंकि बैंक हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है भाई, हवा में पैसा छाप रहा है वो। हमारी गरीबी, हमारी जितनी महंगाई, जितना हमारी बर्बादी का एकमात्र कारण ये हवा का पैसा है। हवा में है भाई, है नहीं ये तो। जो चीज हवा में है उसके बदले में आपकी असली प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड लोन, डंगरों का लोन, ट्रैक्टर का, आपकी असली प्रॉपर्टी वो काबू कर रहा है भाई। 90% लोगों को बर्बाद करने वाले हैं ये लोग। बैंक सारे डूबने वाले हैं, असलियत में डूबने वाले हैं। ये कभी भी लेके भाग जाएंगे। आपने कभी नहीं सोचा ये बात कि जो बैंक आपको फैक्ट्री बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लोन देता है, जो आपको मकान बनाने के लिए 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए का लोन देता है, जो स्कूल खोलने के लिए करोड़ों रुपए का लोन देता है, उस बैंक के पास, किसी भी बैंक के पास 1 गज की जमीन भी अपनी नहीं है किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दुनिया को पैसे बांट रहा है कि तुम घर बना लो, अपना घर नहीं बना रहा वो, क्योंकि उसको मालूम है मुझे एक दिन भागना है यहां से सब कुछ ले लाके। वो उनका खेल है पूरा। आरबीआई जो लंदन का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसकी शाखा है, प्राइवेट संस्था है ये। हम लोगों को नेशनलाइज, हमको दिखाया गया कि ये सरकारी संस्था है। एक भी बैंक सरकारी नहीं है। हाईकोर्ट, बेंगलोर हाईकोर्ट का आदेश है 2019 का कि बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होता। मतलब हम लोग उनके जाल में फंसे हुए और हमको नहीं पता है। हम आपको यह विश्वास दिलाने के लिए आ रहे हैं कि अगर आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे हो तो आप कसूरवार नहीं हो, आप कोई गलत आदमी नहीं हो, आप सच्चे देशभक्त हो, सच्चे देशभक्त, क्योंकि आप अपने देश की पूंजी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहोगे। तो जिस दिन हमारे गांवों के अंदर 1-2 केस ऐसे आएंगे कि किसी की नीलामी नहीं रुकी है, मान लो हम जब आपको कागज दिखाएंगे ना अपना, आप तेरे पास है क्या कागज, वो फाइल में? गाड़ी में नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे आए थे, मैं आपको वैसे भेज दूंगा। आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा आपके साथ कितना फ्रॉड हो रहा है। मतलब जिसने भी पढ़ा है ना उसको ये लगा कि ये सच है। मैंने कहा एक काम करो, बैंकों के पास तो अपने लीगल सेल के मतलब सैकड़ों वकील होते हैं, अपने वकीलों की फौज होती है ना बैंक के पास, तो पैसे की कोई कमी नहीं, वकीलों की पूरी फौज है। हमारे कागज में अगर रत्ती भर भी अगर कोई फर्क या गड़बड़ी होती तो वो हमको अंदर नहीं डाल देता क्या? मैं सरेआम वीडियो बना बना के कह रहा हूं कि बैंक आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और आपको अगर आपने अगर एक किस्त भी दे रखी है बैंक की तो आपको जितना पे करना चाहिए उससे ज्यादा दे चुके हो। एक किस्त भी दे रखी है तो आगे एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। मतलब तो सोचो आप कितने बड़े देशभक्त हो गए अगर आप बैंक को समझाओगे कि भाई तुम फ्रॉड मत करो अपने देश के साथ, है कि नहीं? तो अगर आप पूरा गांव इकट्ठा होकर के आता है, गांव का गांव, पूरे गांव को मुक्त करेंगे, लेकिन फिर अपनी व्यवस्था खड़ी करेंगे पैरेलल में। हम अपने गांव का सरपंच के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपनी ग्राम सभा में डिसीजन लेंगे फिर, क्योंकि सरपंच इन्हीं का गुलाम है, सरपंच इनका गुलाम है, तहसीलदार इनका गुलाम है, स्कूल का मास्टर इनका गुलाम है। जितने सरकारी नौकर हैं ये सरकारी नौकर नहीं है, ये अंग्रेजों के गुलाम है। इसीलिए हमारे पुरखे इनको नौकरी को नीच काम कहा करते थे। ये नीच लोग हैं, सबसे नीच लोग नौकर लोग हैं। ये नौकर तो नौकर ही होता है ना, वो तो नौकर मालिक की बजाएगा ना। मालिक हम असलियत में तनख्वाह हमसे ले रहे हैं और बजा रहे हैं, किसी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं ना। तो इन नीच लोगों को हम लोगों को साइड किनारे करना है। मास्टर जी की पढ़ाई नहीं चाहिए, हमको अपनी पढ़ाई चाहिए। डॉक्टर जी के तुम्हारे इंजेक्शन नहीं चाहिए, हम अपना इलाज करना जानते हैं। हम आपको सिखा देंगे ना इलाज करना,
जब आयुर्वेद से इलाज संभव है, जब होम्योपैथी से इलाज संभव है, तो खामखाई के केमिकल शरीरों में क्यों ठोकने भाई? तो आपको अपनी व्यवस्था बनानी है। यही जनता सरकार मोर्चा का टारगेट है। सिर्फ 3 ध्येय हैं हमारे, जो असली हमारा मकसद है। जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों के बारे में फैसला लेने का अधिकार गांव को होना चाहिए। यहां फैक्ट्री लगेगी कि नहीं लगेगी, 90% गांव वाले अगर कहते हैं कि लगनी चाहिए तो लगे, 90% ने अगर लिख के दे दिया नहीं लगे तो नहीं लगेगी। यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार कौन होती है निर्णय लेने वाली, गांव की जमीन को बर्बाद करने वाली? यह डिसीजन गांव का होना चाहिए ना। गांव को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए भाई, गांव को चाहिए तो अभी लग गई मान लो, अभी भी हम लोग निर्णय लेंगे कि 90% लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए, तो उखाड़ो यहां से, लेके जाओ अपना सारा बिस्तरा यहां से, नहीं तो हम उखाड़ेंगे। तो लोगों ने ट्रक डाले हैं, जो लोगों ने ट्रक डाले हैं, सारे ट्रक हम आजाद कराएंगे। सारे ट्रक आजाद, सब जितने ट्रक डाले और डालने डालो, जितने